नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फेजर डायग्राम ऑफ लोडेड ट्रांसफार्मर। इस वीडियो में हम लोडेड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाएंगे, लेकिन कंडीशन है लीकेज फ्लक्स और वाइंडिंग रेजिस्टेंस को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। यानी इस वीडियो में हम लोडेड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या लेकर चलेंगे कि वहाँ पे जो कंडीशन है ये है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस और जो लीकेज फ्लक्स है वो जीरो है। क्या मतलब है इसका? यानी जैसे आपको हमने बताया था कि कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग के लिए हम तार यूज करते हैं। तो कॉपर वायर हो या कोई भी वायर हो तो हम वाइंडिंग के लिए तार का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी तार अगर लपेट रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसको हम निगलेक्ट मान के चलेंगे, मान लेंगे कि उसका रेजिस्टेंस जीरो होता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस जीरो है। इस केस में ये देखिए, पहले हमने आपको इससे पहले क्या बताया था, नो लोड के केस में बताया था फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। हम फिर अब क्या बता रहे हैं, लोडेड ट्रांसफार्मर के केस में कैसे फेजर डायग्राम बनेगा, लेकिन कंडीशन रख दी है कि लीकेज फ्लक्स और वाइंडिंग रेजिस्टेंस शून्य है, यानी उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगला वीडियो में ये दोनों को हम लेंगे। क्योंकि लेने का मतलब क्या है कि फेजर डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो पहले ही कॉम्प्लेक्स चीज लेने लगेंगे तो समझ में तो आएगा नहीं। इसीलिए ये वाला केस पहले समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को लेकर चलेंगे और वे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फेजर डायग्राम। लेकिन आप ये समझे रहेंगे, नो लोड वाला समझे रहेंगे तो वे एकदम आपके लिए हलवा है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या समझाने वाले हैं समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक एक चीज़ बारीकी से बता देते हैं क्या चीज़ हम करने जा रहे हैं। देखिए, ये है लोडेड ट्रांसफार्मर। लोडेड ट्रांसफार्मर का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि सेकेंडरी वाइंडिंग, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये कहलाता है प्राइमरी वाइंडिंग। ध्यान से समझिए एक एक चीज़ धीरे धीरे। प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं इसे, और इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। आपको हमने बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, जहाँ पे मतलब जिस वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं वे प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। और जो लोड से कनेक्टेड होता है, सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई लोड है, ठीक है, ये कोई लोड है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कंडीशन बनाने के लिए यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन सपोज करिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए देखिए, हमने बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, जो सप्लाई से कनेक्टेड होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कहते हैं, जो लोड से कनेक्टेड होता है। लेकिन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक नो लोड का कंडीशन होता है। हमने बताया था कि नो लोड के कंडीशन में क्या होता है कि जो लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होता है। अब आप बताइए कि ये कौन सा कंडीशन है। यहाँ पे तो लोड है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, तो ये नो लोड का कंडीशन है। और आपको हमने क्या बताया भाई, थोड़ा ये रिवाइज मार लेते हैं एक बार। नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन आपको दिख रहा होगा। देखिए, नो लोड के कंडीशन में हमने आपको बताया था कि लोड जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से जो लोड है वे कनेक्टेड नहीं होता है, कनेक्टेड नहीं होता है। तो जब कनेक्टेड नहीं होगा तो कौन सा सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है। शॉर्ट में लिख रहे हैं ओपन, ये सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट होगा। और जब ओपन सर्किट होगा यानी करंट जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये शॉर्ट में लिख रहे हैं एकदम, आप इसको अपने मन से बना सकते हैं, समझ में आ गया। तो हमने क्या बताया कि नो लोड के कंडीशन में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होता है, और जो है कि इस केस में क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होगा यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट, किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करता है। इतना चीज हमने आपको बता चुके थे। और हमने ये भी बताया था कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होगा यानी नो लोड के कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक करंट फ्लो करता है आई नॉट। और हमने बताया था कि आई नॉट को क्या कहते हैं, नो लोड प्राइमरी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नो लोड प्राइमरी करंट। एकदम एक एक चीज बेसिक से समझेंगे, फेजर डायग्राम ऐसी एकदम से आसान हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो आपने ये समझ लिया, ये पूरा केस किस चीज का बता रहे हैं, नो लोड कंडीशन का। यानी नो लोड कंडीशन होगा तो फिर से बता दे रहे हैं, नो लोड कंडीशन में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड नहीं होता है, ओपन सर्किट होता है, करंट फ्लो सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं करता है। लेकिन आप याद रखिए कि यहाँ पे सप्लाई से कनेक्टेड है, प्राइमरी वाइंडिंग में स्मॉल करंट फ्लो करता है, कब, नो लोड के कंडीशन में। और जब यहाँ पे नो लोड के कंडीशन में यहाँ पे स्मॉल करंट फ्लो करता है, इसको हमने बताया था कि ये जो आई नॉट होता है इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन होता है, थोड़ा ये भी जान लें। एक होता है आई एम, या तो इसे आई म्यू कहते हैं, ठीक है, और एक को बताए थे आई डब्ल्यू। ये क्या है भाई, ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसको हमने कहा था कि ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। क्या है भाई, ये चल क्यों नहीं रहा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या करंट, ठीक है, कंपोनेंट। और ये क्या है भाई, इसी का दो कंपोनेंट है ना, वही बोले, तो ये वर्किंग कंपोनेंट। समझ में आ गया, कंपोनेंट।
हमने बताया था, ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो आपकी गलती है, आप जाइए पहली वीडियो से देखिए। अगर पहली वीडियो से देख लिए, समझिए एक एक कॉन्सेप्ट इतनी जड़ से निकाल के लाए हैं कि आप एकदम सोच नहीं सकते। एकदम बेसिक से हर एक चीज़, हर एक पॉइंट क्लियर किए हैं। तो ध्यान से समझिए। हमने बताया था कि जो नो लोड करंट होता है वे इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक होता है वर्किंग कंपोनेंट, हमने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का काम क्या है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का काम है मैग्नेटाइज करना। क्या करना? मैग्नेटाइज करना। किसको मैग्नेटाइज करना? कोर को। ये क्या करता है? कोर को मैग्नेटाइज करने का काम करता है। कौन? ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। कोर कहाँ है भाई? ये देखिए, ये हमारा कोर है और ये हमारा कोर है, और इस कोर को मैग्नेटाइज करने का काम कौन करता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। बात समझ में आई? और मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या है? मैग्नेटाइज कैसे होगा? फ्लक्स के कारण होगा। बताया था हमने कि फ्लक्स के कारण जो है क्या होता है? फ्लक्स के कारण ही मैग्नेटाइज होता है। कौन? कोर। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या समझ गए? इसका मतलब हम ये समझ गए कि जो फाई एम का डायरेक्शन होगा, फाई एम यहाँ पे क्या है? फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स समझ सकते हैं। तो फाई एम क्या है? फ्लक्स है, और फ्लक्स का और आई म्यू का सेम फेज होगा, यानी ये दोनों जो होंगे सेम फेज में होंगे। ये यहाँ से एक कंक्लूजन आपने निकाल लिया, और इसको क्या करिए, यहाँ पे स्टार बना लीजिए, क्योंकि इसका हम फेजर डायग्राम में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। समझ गए? दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए, ये वर्किंग कंपोनेंट है। हमने बताया था आपको कि वर्किंग कंपोनेंट क्या करता है? वर्किंग कंपोनेंट का काम ही है वर्क करना, यानी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है या ये जो कोर है, इसमें जितनी प्रकार के आपको लॉसेज देखने को मिलती है ना, सब इसके कारण मिलती है। वर्किंग कंपोनेंट के कारण हमें लॉसेज देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? तो ये वर्किंग कंपोनेंट है, IW, इसको हम डिनोट करते हैं। ये पूरा हमने जो भी चीज़ें बताई, ये किस केस में था? नो लोड के कंडीशन में। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? अब हम पढ़ रहे हैं कि लोडेड ट्रांसफार्मर में कैसे हम उसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो अब हम केस लेते हैं किसका भाई? अब हम केस लेते हैं एट लोडेड कंडीशन। एट लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में क्या होगा, इसको समझते हैं। देखिए देखिए, लोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन का मतलब क्या होता है भाई? इसमें जो सर्किट होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, ये लोड से कनेक्टेड होगा। पहली बात देखिए, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये वाला, और ये लोड से कनेक्टेड होगा, यानी इसको पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब लोड से कनेक्टेड होगा, इसका मतलब ये कौन सा सर्किट हो जाएगा? क्लोज सर्किट हो जाएगा। सही बात है, देखिए क्लोज सर्किट हो गया पूरा, ठीक है, ये भी सही है। और इस करंट यहाँ पे क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। सही बात है, देखिए इस सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात क्या है, ये समझिए। ये जो हमने लोड लगाया है, ये लोड का यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, वे डिपेंड करेगा इस लोड के नेचर पे, कि लोड का नेचर क्या है। क्या मतलब है इसका? देखिए, यहाँ पे जो हमने लोड कनेक्ट किया है, ये किस प्रकार का लोड है, ये बताएगा कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। क्या मतलब है? देखिए, लोड कितने प्रकार के हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड। एक होता है इंडक्टिव लोड। एक होता है कैपेसिटेटिव लोड। ठीक है, तीन प्रकार के लोड होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटेटिव लोड। और ये चीज़ें जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं, रेजिस्टिव लोड का मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस वाला लोड लगा होगा, इंडक्टिव लोड का मतलब ऐसे कोई इंडक्टिव वाला लोड लगा होगा, कैपेसिटेटिव में ऐसे कैपेसिटर वाला लोड लगा होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में कौन किस प्रकार का लोड है, लोड का नेचर क्या है, ये बताएगा कि इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कितना और कितना फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई? आइए समझते हैं। देखिए, ये आप ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे। कहाँ पे पढ़े हैं? BW में पढ़े हैं, या तो आप 12th में भी इन सारी चीज़ों के बारे में अगर पढ़े हैं, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर में होगा, तो वो पढ़े होंगे वहाँ पे। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार समझ लीजिए, बस याद कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक बातें अगर आप नहीं समझते हैं तो इस चीज़ के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि जब रेजिस्टिव लोड होता है, यानी अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो E और I जो होते हैं, ये सेम फेज में होते हैं। दोनों E और I सेम फेज में होते हैं। समझ गए? इंडक्टिव लोड अगर कनेक्ट कर दिए, तो उस केस में जो करंट होता है वे 90 डिग्री लैग करता है। कितना? 90 डिग्री लैग करता है। 90 डिग्री लैग माने होता है पीछे। तो अगर मान लीजिए E इधर जा रहा है, तो ठीक इससे 90 डिग्री पे ये करंट पीछे जाएगा। बात समझ में आ गई? इस केस में क्या होता है कि करंट जो है लीड करता है किससे? किससे लीड करता है भैया? E से। देखिए, अगर मान लीजिए कि E यहाँ पे है, तो इससे 90 डिग्री पे ये क्या कर रहा है? करंट लीड कर रहा है।
तो ये 3 केस होते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन लेकर चलेंगे, रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कराएंगे एक बार इंडक्टिव कनेक्ट करेंगे, एक बार कैपेसिटेटिव कनेक्ट करेंगे। एक को लेकर चले हैं, बाकी 2 अपने आप से समझ में आ जाएंगे। तो बीच वाले को लेकर चल रहे हैं इंडक्टिव लोड। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो लोड कनेक्ट कराए हैं वे कौन सा लोड है, इंडक्टिव। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, बाकी हम दोनों डायग्राम में ही समझा देंगे कैसे होगा। तो देखिए इंडक्टिव लोड मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कनेक्ट करा दिया, कहाँ पे, सेकेंडरी वाइंडिंग में। जब हम लोड कनेक्ट करा दिए, अब होता क्या है ये समझिए। यहाँ पे जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो अब चूंकि नो लोड के कंडीशन में तो सिर्फ I0 फ्लो कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम लोड से कनेक्ट करा दिए, उस केस में क्या होगा ये समझना है। देखिए जब हम AC सप्लाई कनेक्ट कराते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो जब यहाँ पे I1 करंट फ्लो करेगा तो इस वाइंडिंग में I1 करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले अगर हम लिंब पे देखें तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल राइट हैंड अपना लीजिए, ऐसे मोड़िए, राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये करंट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे गया और इधर से बाहर है, फिर ऐसे गया, इधर से बाहर है, ऐसे गया। तो जिधर करंट का डायरेक्शन है ठीक ऐसे रख लेंगे। देखिए तो करंट किधर जा रहा है, फ्लक्स किधर जा रहा है, ये फ्लक्स बता रहा है और ये करंट का डायरेक्शन है। तो फ्लक्स किधर जा रहा है, ऊपर, यानी ये वाला हम हरा वाला जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये हमने मान लिया कि ये फ्लक्स का डायरेक्शन है। कब, जब हमने सप्लाई से कनेक्ट किया है तब, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये है फाई एम, ठीक है। टोटल जो फ्लक्स है मान लेते हैं फाई एम, यहाँ पे फ्लक्स है, हमने सप्लाई से कनेक्ट किया। यहाँ पे फ्लक्स जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम फ्लेमिंग यहाँ पे राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है फ्लक्स का डायरेक्शन, और इसको मान लीजिए कि ये फ्लक्स क्या है, फाई एम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझिए होता क्या है ये समझिए। हमने यहाँ पे सप्लाई से कनेक्ट किया, तो आप जानते हैं कि जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब आप पढ़े हैं कि कोई करंट, देखिए करंट फ्लो कर रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्किल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे अब घूमने लगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें घूमेंगे तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो इसमें क्या होगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन होगा। सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन होगा, और जब सेल्फ इंडक्शन होगा तो इसमें EMF करंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो फ्लक्स है इसमें आएगा, तो इसमें जब आएगा तो चूंकि यही वाला फ्लक्स इसमें आया तो इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, EMF बनेगा, हैंस करंट बनेगा। और यहाँ पे जो करंट बनेगा उसको हम नाम दे देते हैं I2। और यहाँ पे जो EMF है मान लेते हैं, यहाँ पे जो EMF है E1 है, और यहाँ पे जो सप्लाई दी है वोल्टेज V1 है, और यहाँ पे जो EMF बना हुआ मान लेते हैं E2 है। अब ये कैसे बन रहा है आपको समझ में आया। फैराडे लॉ कहता है कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होता है, हैंस करंट। तो यहाँ पे जब इसमें सप्लाई हमने भेजा है, तो जब सप्लाई से कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे EMF बनेगा, हैंस करंट। तो I1 यहाँ से ये गया, यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे पहुँचा, और इसके कारण यहाँ पे EMF E2 बन गया, ठीक है। अब देखिए ये जो I2 है, और इस I2 के कारण क्या होगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 के कारण यहाँ पे फ्लक्स बनेगा। कैसे, सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे भी होगा। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, उसी तरह इसमें भी सेल्फ इंडक्शन होगा। अब इसमें जब सेल्फ इंडक्शन होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो ये खुद का मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनाएगा, और इसमें जो है कि खुद का एक, अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट में फ्लक्स बनेगा, और इसका डायरेक्शन ठीक जो मेन ये मैग्नेटिक फ्लक्स था इसके ठीक अपोजिट में एक फ्लक्स बनेगा। देखिए इसके ठीक अपोजिट जाएगा ऐसे, और इसको नाम दे देते हैं हम, चूंकि I2 के कारण बना है तो इसको φ2 नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए पहले देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स था ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या था, φm, ठीक है। और I2 के कारण जो फ्लक्स बना φ2, ये इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको घटाएगा। यानी अगर ओवरऑल देखें तो नो लोड के कंडीशन में सिर्फ क्या था, φm था, लेकिन हमने लोड कनेक्ट कर दिया तो उसके कारण क्या हुआ कि φ2 फ्लक्स बन जा रहा है। यानी ओवरऑल जो देखें तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स ये रिड्यूस हो जा रहा है। अब फ्लक्स जब कम होगा तो क्या होगा, फ्लक्स कम होगा तो आप जानते हैं, ये हमने आपको बताया था EMF इक्वेशन में 4.44 φm NF,
इस वाले इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो जब फाई रिड्यूस होगा तो ईएमएफ भी रिड्यूस होगा, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में ई1 की वैल्यू कम होने लगेगी, यानी यहाँ पे जो ईएमएफ है वे कम होने लगेगा। अब जब ईएमएफ कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ कम होगा तो इसके कारण यहाँ का वोल्टेज कम होगा, और वोल्टेज जब कम होगा तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा करंट खींचेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा करंट खींचेगा। इस चीज़ को आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई नॉट इक्वल टू वी माइनस E1 अपान में Z1। देखिए यहाँ पे जो हमने सप्लाई दिया वोल्टेज V और यहाँ पे जो वोल्टेज है E1, इन दोनों के बीच में अब चूंकि ये E1 की वैल्यू घटने लगी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये डोमिनेट करने लगेगा, ये ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, ये कम होने लगेगा। अब क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लक्स कम हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा कि ये कम होने लगेगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा करंट बनेगा और इसको हम नाम दे देते हैं, चूंकि प्राइमरी में बन रहा है तो I1 और डैश बना देते हैं थोड़ा अलग करने के लिए, क्योंकि पहले से ही इसमें सप्लाई दिए तो I1 करंट फ्लो कर रहा था, और चूंकि यहाँ पे I2 के कारण एक एक्स्ट्रा करंट इसमें बन रहा है और इसका नाम दे दिए I1 डैश। यानी अगर यहाँ पे देखें तो I1 डैश यहाँ पे फ्लो करने लगेगा इस कॉइल में। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, तो यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा, हो जाएगा I1 डैश N1, और यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF, ठीक है, इक्वल टू NI होता है, ठीक है। इस वाले फार्मूले से हम ला रहे हैं I1 डैश N1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका I2 N2। तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो यहाँ से I1 डैश आप निकाल सकते हैं, I1 डैश इक्वल टू हो जाएगा I2 N2 अपान में N1। देखिए ये हो जाएगा आपका I1 डैश निकाल सकते हैं यहाँ से इस फार्मूले से, जो ये एक्स्ट्रा करंट बन रहा है उसके लिए आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए हो क्या रहा है, अब यहाँ पे जब ये एक्स्ट्रा करंट चलेगा तो ये खुद का भी अपना फ्लक्स बनाएगा, और खुद का फ्लक्स बनाएगा तो ठीक इसके जो ये I2 के कारण जो फ्लक्स बना है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक इसके अपोजिट अब ये बनाने लगेगा। यानी इसके कारण अगर हम करंट फ्लक्स माने तो मान लेते हैं कि फाई 1, तो अगर आप देखें तो देखिए फाई एम जो था ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, फाई 2 आया तो इसके ठीक अपोजिट में लेकर आ गया, और यहाँ पे जो फाई 1 बना इसके ठीक अपोजिट में बना, किसके, फाई 2 के। तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी फाई 1 और जो ये फाई 2 बना ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाई 1 और फाई 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे जो फाई एम है वे फिर से बैलेंस हो जाता है, यानी जैसे शुरू में था फाई एम वे पहले जैसा ही हो जाता है। तो टोटल यहाँ पे ये कंक्लूजन निकालें कि कुछ समय के लिए क्या होता है कि जो फ्लक्स है वो कम हो जाता है, लेकिन फिर से एक्स्ट्रा करंट, प्राइमरी वाइंडिंग एक्स्ट्रा करंट लेकर जो कि यहाँ पे जो फ्लक्स होता है उसको बैलेंस कर देता है। टोटल कहानी यही बनती है। तो यहाँ से ये टोटल कॉन्सेप्ट आपको निकल के आएगा। देखिए एक तो फार्मूला ये निकल गया I1 डैश, और यहाँ पे आप समझिए कि ये जो एक्स्ट्रा करंट है I1 डैश ये किसके इक्वल होता है। तो शुरू में नो लोड करंट था I0, शुरू में यहाँ पे देख सकते हैं नो लोड करंट था I0, तो ये I0 प्लस में और किसके भाई, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करंट है सॉरी यहाँ पे I1 हो जाएगा, ये जो प्राइमरी करंट है I1 वे किसके इक्वल होगा, तो नो लोड करंट और I1 डैश यानी एक्स्ट्रा करंट के। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा है ये। जैसे मान लीजिए कि हमने माना था शुरू में प्राइमरी करंट क्या है I1 है, तो I1 किसके इक्वल होगा, ये नो लोड करंट I0 और ये I1 डैश इन दोनों के फेजर सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के फेजर सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट थी। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं शॉर्ट में। कहने का मतलब क्या था, देखिए हमने सप्लाई से कनेक्ट किया तो इसमें क्या हुआ, सेल्फ इंडक्शन हुआ, इसमें सेल्फ इंडक्शन के कारण फ्लक्स बना, और जो फ्लक्स बना इसमें लिंक हुआ, तो इसमें फ्लक्स लिंक हुआ तो इसी फ्लक्स के कारण इसमें बना, यानी म्यूचुअल इंडक्शन से इसमें फ्लक्स बनेगा तो हेंस करंट बनेगा। करंट बना क्या, I2, और इस करंट के कारण इसमें सेल्फ इंडक्शन हुआ, और सेल्फ इंडक्शन के कारण एक फ्लक्स बना जिसको नाम दे दिया फाई 2, और ये जो फाई एम था ठीक इसके अपोजिट में यहाँ पे फाई 2 बना। बात समझ में आ गई। और इस फाई 2 को काउंटर बैलेंस करने के लिए, चूंकि अब हुआ क्या कि फाई एम और फाई 2 ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इससे क्या हुआ कि जो एक्चुअल में जो हमारा मतलब फ्लक्स था वे कम होने लगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये 100 था और ये 5 भी बना तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो 100 में से 5 घट जाएगा यानी 95 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो एक्चुअल में फ्लक्स था वे तो कम हो गया, और इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से क्या होता है,
एक्स्ट्रा करंट प्राइमरी वाइंडिंग खींचता है, ड्रॉ करता है, और जिसको नाम दे दिया हमने क्या, I1 डैश। और ये देखिए I1 डैश जो है खुद का एक अपना फ्लक्स बनाता है, और जो phi2 है इसके ठीक अपोजिट में ये phi m को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन phi2 के ठीक काउंटर में जो है कि उसके अपोजिट में ये फ्लक्स बनाता है, फ्लक्स का डायरेक्शन बनाता है, और यहाँ पे phi1 और phi2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और जैसे पहले था phi1 phi m उसी तरह phi1 पहले जैसा ही हो जाता है। यहाँ पे जो प्राइमरी करंट है वे किसके इक्वल होता है, तो I0 और I1 डैश के फेजर सम के इक्वल होता है। फेजर सम बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक सम नहीं है, फेजर सम के इक्वल होता है। तो ये आपका यहाँ से फार्मूला आ जाता है, और I1 डैश अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी पे जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF होगा वे इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से I1 डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको फेजर डायग्राम बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए फेजर डायग्राम को समझते हैं। देखिए, ये फेजर डायग्राम को बनाने के लिए ये रेजिस्टिव लोड के लिए है, रेजिस्टिव लोड के लिए है, और ये इंडक्टिव लोड के लिए है, और ये कैपेसिटेटिव लोड के लिए है। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया है, जो जो चीज़ें बताया उस पर अगर आप ध्यान दें, हम देखिए ट्रांसफार्मर में मेन चीज़ क्या है, फ्लक्स होगा तो ये फ्लक्स चेंज होगा तो EMF बनेगा, EMF बनेगा तो करंट बनेगा। ठीक है, यानी हम जो फ्लक्स है मान लेते हैं कि ये फाई m बना लेते हैं, फाई m। अभी हमने आपको बताया कि फ्लक्स के कारण ही सारा काम हो रहा है, फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF फेंस करंट बनेगा। तो ट्रांसफार्मर मेन काम यही है, जब भी आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फाई m को ही क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाई m। मान लिए अब कहानी क्या है ये समझिए। देखिए अभी एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना दे रहे हैं, पीछे बार बार मुड़ा के दिखाना तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो दिक्कत होगा। देखिए ये आपका E1 है, यहाँ पे E2 है। अब बताइए कि यहाँ पे जब हमने सप्लाई से कनेक्ट किया था तो इसमें जो फ्लक्स बना उसी फ्लक्स के कारण तो ये भी बना, यानी इस फ्लक्स के कारण E1 बना है, तो इसी फ्लक्स के कारण तो E2 बना, यानी E1 और E2 सेम फेज में होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही फ्लक्स के कारण बनना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा E1 और E2 सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पे E1 और E2 दोनों लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए कि हमने सप्लाई दिया था क्या, V1, और यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्शन के कारण E1 बनेगा वे ठीक इसके अपोजिट में बनेगा, इसलिए इसको अपोजिट में दिखा रहे हैं ऐसे, V1 इक्वल टू माइनस में E1। इस चीज़ को पूरा हमने प्रीवियस वीडियो में बढ़िया समझाया, इस चीज़ को आप एक बार और समझ लीजिए ऐसे, कहने का मतलब क्या है, नहीं तो फिर बार बार सोचना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कॉइल है, यहाँ पे हमने आपको ऐसे यहाँ पे देखिए सप्लाई दे दिया हमने, V1 मान लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जब V1 सप्लाई दिए तो यहाँ पे करंट आएगा, और करंट यहाँ पे करंट के कारण क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन होगा तो क्या बनेगा, EMF बनेगा। मान लेते हैं EMF E1 बना, और आप जानते हैं कि लेंज लॉ से अपोजिट में बनता है ना, तो इसीलिए ये माइनस साइन का मतलब क्या है कि ये ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बनाया कि V1 जो है माइनस E1 के इक्वल है, तो ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये दोनों एक ही पे होगा, यहाँ पे E1 और E2 दोनों यही होगा, लेकिन अब एक ही पे दोनों रहेगा तो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए ठीक इसको उल्टा करके यहाँ पे दिखा दिए हैं, और जब अपोजिट में जाएंगे तो ये माइनस E1 हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए ये समझ गए कि E1 और E2 सेम फेज में है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे हमने इसको ठीक अपोजिट में एक को कर दिया है। ठीक है, माइनस लगा के, और V1 जो होता है माइनस E1 के इक्वल होता है, याद समझ लिए। देखिए अब हमने क्या बताया है कि नो लोड की कंडीशन में हमने बताया कि I0 करंट फ्लो करता है, और I0 के कितने दो पार्ट होते हैं, एक होता है IM और एक होता है IW। IM का काम क्या है, अभी हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया कि IM जो है वे मैग्नेटाइज करता है, और मैग्नेटाइज करता है यानी कि फ्लक्स जनरेट करता है। तो फ्लक्स और ये IM दोनों सेम फेज में होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, IM और फ्लक्स दोनों सेम फेज में होंगे। ये चीज़ें हम बस यहाँ पे बता रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट I0 लिखना चाह रहे हैं, और IW जो है वे V1 के फेज में होगा, यानी यहाँ पे IW होता है। हमने ये बताया था कि जितना भी वर्किंग होता है वे V1 के फेज में होगा। तो देखिए ये दोनों का अगर हम करेंगे रिजल्टेंट तो ये मिल जाएगा हमको I0। डायरेक्ट हमको यही बनाना था, लेकिन बस इन दोनों को, चूँकि ये नो लोड वाला कंडीशन देखे होंगे तो ये बताए थे कि इन दोनों का रिजल्टेंट जब ऐसे ड्रॉ करके करेंगे, थोड़ा ये छोटा हो गया है, अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे मिलेगा, थोड़ा ये छोटा हो गया, नहीं तो एकदम ऐसे सीधे आएगा। ठीक है, तो ये I0 हो गया। ठीक है, बस समझने के लिए आप समझ लिए ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे कुछ है, ये I0 है, ये IM है, और ये IW है। ठीक है, तो ये बात है, तो ये मिल गया हमको I0।
तीन चीज़ें क्लियर हो गई, ये फ्लक्स हो गया, V1 हो गया, E1 E2 सब हो गया। अब देखिए हमने क्या बताया है कि जो यहाँ पे I2 के कारण क्या हो रहा था, वहाँ पे I1 डैश जो है एक्स्ट्रा करंट बन रहा था। यानी अब एक चीज़ और देखिए, अभी हमने बताया आपको कि इंडक्टिव लोड में क्या होता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री, करंट लैग करता है 90 डिग्री। तो यानी ये अगर E है तो I यहाँ पे 90 डिग्री होगा। चूंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन सिर्फ प्योर इंडक्टिव लोड के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे प्योर तो है नहीं, तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे φ2 एंगल पे ये E2 है। देखिए ये E2 है और ये लैग कर रहा है, पीछे जा रहा है ना, तो लैग कर रहा है, और यहाँ पे I2 है, तो यानी I2 जो है E2 से φ2 एंगल लैग कर रहा है। अगर ये प्योर इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री लैग करा देते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे φ2 एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। और हमने देखा कि I2 इक्वल है किसके, I1 डैश के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को विरोधी हैं। तो ठीक इसके अपोजिट में देखिए, ये क्या है भाई, ये क्या I2, और इसके ठीक अपोजिट में ये हो गया आपका क्या, I1 डैश। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अभी हमने आपको बताया है पीछे कि I1 यानी जो प्राइमरी करंट है, I1 क्या है, ये प्राइमरी करंट है, ठीक है। I1 इक्वल होता है किसके, I0 प्लस में I1 डैश के। I0 क्या है, नो लोड करंट, जो नो लोड के कंडीशन में बह रहा था, और ये एक्स्ट्रा करंट है। इन दोनों के फेजर सम के इक्वल होता है, इसलिए अगर इन दोनों का फेजर सम ले I0 और I1 डैश का, तो देखिए ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यहाँ पे देखिए इन दोनों का ये फेजर सम, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, I1 यानी प्राइमरी करंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा डायग्राम हमने बना दिया किसका, ये फेजर डायग्राम है लोडेड कंडीशन में, लेकिन कौन से लोड के लिए, इंडक्टिव लोड के लिए। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी बनाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगा उसमें, यहाँ पे जो आप ऐसे लैग करते हुए दिखा रहे हैं करंट को, यहाँ पे लीड करते हुए दिखाएंगे। तो देखिए ये जो I2 है, अब हम देखिए ये क्या है, E2 है, तो E2 है तो इसको लीड करना है, करंट को हमको लीड कराना है। तो देखिए ये E2 है और यहाँ पे लीड करा दिए φ2 एंगल से, और I2 के ठीक अपोजिट में, I2 के ठीक अपोजिट में कौन है, देखिए I2 के ठीक अपोजिट में कौन है, I1 डैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 डैश, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये क्या था, I0 है, ये क्या है, I0 है, और ऐसे अगर हम ऐसे बना दें तो ये IM है, और ये क्या है, IW है, IW। और ये देखिए I1 डैश और I0 का जो फेजर सम होगा, ये हो जाएगा क्या, I1, यानी I1 जो होगा I1 डैश और I0 यानी नो लोड करंट और ये जो एक्स्ट्रा करंट है, इन दोनों के फेजर सम के इक्वल होता है कौन, I1, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये कैपेसिटेटिव लोड के लिए, यानी कैपेसिटर वाला अगर लोड कनेक्टेड है, तो उस केस में हम जानते हैं कि कैपेसिटेटिव लोड में क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है, करंट वे लीड करता है किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें पता नहीं है, प्योर कैपेसिटेटिव लोड तो है नहीं, अगर प्योर कैपेसिटेटिव लोड होता है तो 90 डिग्री लीड कराते, लेकिन यहाँ पे हमने मान लिया कि φ2 एंगल है, तो ये φ2 हो जाएगा, समझ गया। चलिए एक चीज़ और समझिए, रेजिस्टिव लोड के लिए तो दोनों सेम होगा, तो उस केस में मान लीजिए कि ये क्या है आपका φm है, और यहाँ पे आपका E1 है, यहाँ पे आपका E2 है, ठीक है, आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ पे ये है आपका I1, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कर लें ये क्या है, I0, और ये क्या है आपका I1 डैश, ठीक है, I1 डैश, और इन दोनों का फेजर सम है ये I1, ठीक है। तो तीनों में आप एक ही चीज़ देखेंगे, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, बस इसमें इंडक्टिव लोड में जो है इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि I2 जो है वे लैग कर रहा है E2 से, इसमें I2 लीड कर रहा है, बस यही अंतर होगा, बाकी फेजर डायग्राम तीनों का सेम है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, कौन कौन, E2 और जो है कि E2 और कौन बच गया, I1 डैश, ठीक है। यहाँ पे देखिए I2 है, ठीक है। तो ये तीनों डायग्राम आपका बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में ये जितनी भी चीज़ें थी लोडेड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम समझेंगे फेजर डायग्राम ही समझेंगे लोडेड ट्रांसफार्मर का, लेकिन वहाँ पे हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप को जो है कि इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अपने जो भी क्लासमेट हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।
वंदे मातरम।